लेक्चर में हम जानेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। देखो, स्टाफिंग में तीन चीजों को इंक्लूड किया गया है। जो एलिमेंट्स है स्टाफिंग के, उसमें तीन चीजों को इंक्लूड किया गया है: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। अब हम तीनों को डिटेल में एक एक करके जानते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले जब आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर लिया था कि भैया हमें इतने लोगों की जरूरत है और इतना हमारे पास काम है, ऑलरेडी हमारे पास इतने लोग हैं, तो दोनों को कंपेयर करके आपने फाइंड आउट कर लिया था कि भैया हमें इतने लोगों की जरूरत है, राइट? तो अब आप क्या करने वाले हो? जितने लोगों की आपको जरूरत थी आप उनको ढूंढने वाले हो, रिक्रूट करने वाले हो, उनको सर्च करने वाले हो। तो इसलिए बोला गया था प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, और उनको एनकरेज करेंगे। भैया एनकरेज कैसे करेंगे? भैया इतनी सैलरी मिलेगी इस तरह से, ताकि वो हमारे पास अप्लाई कर सके। ठीक है, तो सर यहां पर ढूंढना है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे ढूंढ सकती है? देखो, इंटरनली भी ढूंढ सकती है और एक्सटर्नली भी ढूंढ सकती है। हमारे पास जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उनके जरिए भी लोगों को ढूंढ सकते हैं कि भैया हमें ये जरूरत है, आपका जो भी जानकार है उनको बुला लो, है ना? या किसी नौकरी.com पे, जॉब पोर्टल्स वगैरह पे डाल सकते हैं। या इंटरनली जो नीचे के लोग हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच कैन बी मेड अवेलेबल फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। यानी लोगों को अपन किस तरह से, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जहां से हम एम्प्लॉयज को ढूंढ सकते हैं। अब वो सोर्सेज है एडवर्टाइजमेंट करके, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से रिकमेंड करके, जॉब पोर्टल्स वगैरह में डालकर। ये बात मैंने आपको समझा दी। फिर उसके बाद देखो, मेरे पास रास्ते बहुत है ढूंढने के। जो भी सबसे सस्ता रास्ता होगा और जो सबसे ऑथेंटिक रास्ता होगा एम्प्लॉयज को ढूंढने का, हम उसके लिए एफर्ट डालेंगे। वहां पर जाकर एम्प्लॉयज को ढूंढेंगे, वहां पर जाकर कैंडिडेट्स को ढूंढेंगे और उनको एनकरेज करेंगे कि भैया तुम मेरे पास अप्लाई करो। ठीक है, और जैसे ही हमें अच्छा बंदा मिल जाएगा, हम ये प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में अपन ने क्या किया जी? सबसे पहले सोर्सेज ढूंढे कि कहां से एम्प्लॉयज को ढूंढना है। फिर जो सबसे बढ़िया सोर्सेज था उस चीज को सर्च किया, है ना? भाई ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसमें ये कमी है, इसमें ये अच्छी है, इसके लिए अपन ने बातचीत करी। फिर जो बढ़िया सोर्स है, सबसे ऑथेंटिक सोर्सेज है, उसको सिलेक्ट किया। फिर उस सोर्सेज में अपन ने एफर्ट डाला, यानी वैकेंसी क्रिएट करी वहां पर, है ना? बताया कि भैया ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है हमें, और फिर जाकर लोगों ने हमारे पास अप्लाई किया। तो हमारे पास रिक्रूटमेंट के जरिए बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि रिक्रूटमेंट में अपन करने क्या वाले हैं। अब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होती है? मैंने आपको बताया दो सोर्सेज है मेनली, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज क्या होता है इसको समझो। दिस रेफर्स टू फिलिंग ऑफ जॉब वैकेंसी फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पर किसी बाहर वाले बंदे को नहीं लेके आते, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से अपनी वैकेंसी को फुलफिल कर लेते हैं। कैसे? इंटरनल सोर्सेस में दो चीजें आती हैं बेटा, एक तो ट्रांसफर आता है और एक प्रमोशन आता है। ट्रांसफर का मतलब क्या है? देखो, मेरे पास कई ब्रांच है या कई डिपार्टमेंट है ना? तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयज को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। डिपार्टमेंट 1 में 4 लोग की जरूरत थी, 6 है यहाँ। डिपार्टमेंट 2 के अंदर 5 लोगों की जरूरत थी, यहाँ पर 4 लोग हैं, तो एक लोग यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो जरूरत पूरी हो गई। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर, या एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट पर, या एक रीजन से दूसरे रीजन पे हम एम्प्लॉयज को भेजकर अपनी जरूरत को पूरी कर लेते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यहां पर एम्प्लॉयज को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही ढूंढ निकालते हैं। तो जो ट्रांसफर है बेटा जी, ट्रांसफर में एम्प्लॉयज को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, इस तरह से ट्रांसफर करके रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब देखो, एक लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ सीईओ बैठा है ना? यहाँ डिपार्टमेंट का मैनेजर है ना? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब एक डिपार्टमेंट 1 था तो डिपार्टमेंट 2 में ही अपन को ट्रांसफर किया। ये इस तरह से ट्रांसफर हुआ, ना कोई हायर पोजीशन दी ना कोई लोअर पोजीशन दी, पोजीशन लेवल क्या रहा, सेम रहा। तो शिफ्टिंग कर रहे हैं एम्प्लॉइज को फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। तो जब पोजीशन क्या रहा, सेम रहा, तो भैया उसके सैलरी पे और स्टेटस पे कोई भी फर्क नहीं आएगा।
सिर्फ उसका जॉब का ड्यूटीज और कंडीशन जो है उसमें फर्क आ जाएगा, बाकी कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है सर, ये ट्रांसफर वाला काम क्यों करते हैं भैया? ये जब करते हैं जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अपन को ट्रांसफर करना पड़े, मतलब एक डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हो दूसरे में कम हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी हम ये काम करते हैं। कई बार सेंसिटिव नेचर की वर्क को ध्यान में रखने के लिए कि भैया सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो उसलिए भी हम एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करते हैं रेगुलर इंटरवल पर। जैसे पहले यहां पर ये लड़का बैठा है, अब अगर ये पूरे इसको पता मैं लंबे टाइम तक मैं ही बैठा रहूंगा तो घपला कर सकता है। इसको पता है शॉर्ट टाइम तक हूं, अगर कुछ किया तो दूसरा जो आएगा पकड़ लेगा और मेरे को, फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जाऊंगा, वहां से मेरे को पकड़ लाएंगे, मारेंगे मेरे को, है ना। तो यहां पर नजर बनाए रख सकते हैं हम, जो दूसरा लड़का आएगा वो ध्यान दे सकता है इसके अंदर। और जब मान लो अभी क्या था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल रहे थे आप, अब आपको प्रोडक्शन से मैंने क्या दे दिया, परचेज डिपार्टमेंट दे दिया, तो भैया डिपार्टमेंट सेम ही है, मैनेजर हो आप, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर थे, अब परचेज मैनेजर बन गए, तो भैया लेवल क्या मैनेजर ही है, सैलरी वैलरी नहीं बढ़ेगी आपकी, सिर्फ क्या हुआ, पहले प्रोडक्शन का काम देखते थे अब परचेज का काम देखोगे। तो इसमें क्या हुआ, आप टैलेंटेड बन रहे हो, आप हायर लेवल के लिए तैयार हो रहे हो, प्रोडक्शन भी आता है आपको, परचेज भी आता है आपको, फिर मार्केटिंग में भेज देंगे, मार्केटिंग भी आ जाएगा आपको। ये काम उन लोगों के साथ किया जाता है जिसको कंपनी ऊपर पदवी पे देखना चाहती है, जिसको लगता है कि हाँ ये हमारे कंपनी का एसेट्स एम्प्लॉय बन सकता है, ये सारे काम को ध्यान में रखकर मैनेज कर सकता है, तो इसलिए भी अपन ये काम करते हैं ट्रांसफर का, राइट। तो आई होप रिक्रूटमेंट में, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में ट्रांसफर कैसे हो रहा है ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज में ही प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या हो रहा है बेटा जी, यहां पर एम्प्लॉयज को हायर पोस्ट पर भेजा जाता है ना, हायर पोस्ट दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ दी जाती है, उसका स्टेटस बढ़ दिया जाता है, और पेमेंट भी यहां पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, विथ मोर पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस। इसको वर्टिकल मूवमेंट बोला जाता है, वर्टिकल मूवमेंट। अब जब एम्प्लॉयज, अभी मैनेजर था, अब उसको जनरल मैनेजर बना दिया, अभी डिपार्टमेंटल मैनेजर था, अब ऊपर भेज दिया, ऐसे जनरल मैनेजर बना दिया, तो ये वर्टिकल मूवमेंट है। यहां पर क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था, अब ये वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। इसमें पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है, स्टेटस चेंज हो रहा है, पेमेंट बढ़ जाएगा, और यहाँ पर एम्प्लॉय मोटिवेट होता है क्योंकि इसको ग्रोथ मिला है और ये बहुत दिल लगाकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ठीक है, तो प्रमोशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ट्रांसफर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इंटरनली जब आप एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करते हो तो उससे क्या फायदा मिलता है, इस बात को समझते हैं। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। अब देखो, जब एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिला बेटा, तो वो ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, है ना। क्यों, उसको लगेगा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में मुझे प्रमोशन मिला है, या कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिसको पता है कि अगर हम दिल से मेहनत करेंगे तो भैया हमें प्रमोशन मिल सकता है, तो उस चक्कर में भी वो मेहनत करते हैं, है ना। तो आप जब एम्प्लॉयज को प्रमोट कर दोगे तो मोटिवेट हो जाएगा, और मोटिवेट होकर वो ज्यादा एफर्ट करेगा, प्रमोशन के लालच में भी ज्यादा एफर्ट करेगा, मेहनत करेगा। फास्टर एंड इजियर सिलेक्शन। अब क्या होता है, बाहर से जब हम रिक्रूटमेंट लाएंगे, एड वेड डालेंगे, एप्लीकेशन आएगा, तो बड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। यहाँ पर आप एम्प्लॉयज को, जो आपका अंदर ऑर्गेनाइजेशन में कई सालों से काम कर रहा है, आप उसको ऑलरेडी जानते हो, वो आपके कल्चर से, ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर है, और बाहर आपका खर्चा लगता है बेटा, यहाँ पर खर्चा भी आपका नहीं लगेगा, आप उसको क्या कर देते हो, दूसरे जगह ट्रांसफर या दूसरी पोस्ट का प्रमोशन दे देते हो, और आपका रिक्वायरमेंट का फुलफिल कर लेते हो, ताकि हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती एडवर्टाइजिंग या इंटरव्यू पे खर्च करने की, राइट। तो ये हमारा इजिली सिलेक्शन हो जाता है। और यूजफुल फॉर ट्रेनिंग फ्यूचर लीडर्स। अब जब मैंने आपको बताया, आप अपने एम्प्लॉय है कोई साहिल नाम का, ये टैलेंटेड बंदा है, आपने इसको प्रोडक्शन मैनेजर रख रखा था, अब इसको परचेज मैनेजर बना दिया, फिर जाकर मार्केटिंग मैनेजर बना रहे हो, तो इस तरह से यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया, अब हर जगह उसको ट्रेनिंग दे दिया आपने। अब उससे क्या हुआ, ये नई नई चीजों को सीख पाया, और हर डिपार्टमेंट का रोल इसको पता चल गया, अब ये फ्यूचर के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार हो गया, है ना, फ्यूचर लीडर बन गया ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये एम्प्लॉयज को आप नई थिंग सिखाते हो और बिगर रोल्स के लिए यहाँ पर तैयार करते हो, ये आपको यूजफुल दे रहा है, ये आपको बेनिफिट दे रहा है ट्रांसफर। ठीक है, आप इसको नो नीड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बिकॉज दे ऑलरेडी नोन टू दी कंपनी, अगर नए बंदे को लाते,
आपको उसको ओरिएंटेशन कराना पड़ता, लोगों से मिलवाना पड़ता, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये वाला काम आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पुराना बंदा है, सब कुछ उसको अवेयर है। ठीक है जी। सर इंटरनली अपन क्यों करते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट क्यों करते हैं? बैलेंस बनाने के लिए वर्कफोर्स में। मैंने कहा डिपार्टमेंट 1 में लोग ज्यादा हैं डिपार्टमेंट 2 के मुकाबले, तो दोनों में बराबर बैलेंस बनाने के लिए अपन इधर से उधर चेंजेस करते हैं ताकि हम ये काम कर पाए, राइट, बैलेंस बना पाए, कोई दिक्कत ना हो, ओवर स्टाफ या अंडर स्टाफ की दिक्कत ना हो। सेव मनी, देखो एक्सटर्नली जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं बेटा, तो जिस भी पोर्टल में डालते हैं उस पोर्टल का खर्चा, फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने का खर्चा, फिर उनको ट्रेनिंग देने का खर्चा होता है कि नहीं होता? अब जब इंटरनली लोगों को जब आप हायर कर लेते हो, ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, ओरिएंटेशन कराने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू रखने में खर्चे की जरूरत नहीं, टाइम बच रहा है, तो ऑफकोर्स ये तुम्हारा पैसा जो है बचा रहा है। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज से आपने देख लिया आपको क्या क्या फायदा मिल रहा है। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, अब इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में नुकसान क्या होता है? सर नुकसान तो देखो ये है कि कोई भी नया टैलेंटेड आइडियाज या नया टैलेंट नहीं आ रहा। ठीक है, जब आप करंट स्टाफ को ही यूज करते हो तो भैया उनकी जैसी सोच थी, आपका ऑर्गेनाइजेशन उसी सोच के हिसाब से काम कर रहा है। अगर आपको नए व्यक्ति को लेके आते, यंग ब्लड को लेके आते, नए व्यक्ति को, तो उसकी सोच अलग होती, वो फ्रेश थिंकिंग और क्रिएटिविटी के साथ काम कर पाता। अब आपका पुराना एम्प्लॉय है, उसको पता है यार मालिक कैसा है, नहीं है, कितने टाइम पर प्रमोशन देता है, कितना नहीं देता, यहाँ पर कितना मेहनत करो तब चलेगा नहीं चलेगा, सब कुछ उसको पता है। तो वो उसी हिसाब से अपनी राजनीति चलता है भैया, उसी हिसाब से काम करता है ना? तो अगर आप नए लोगों को बाहर से लेके आते तो बेटर स्किल और फ्रेश पर्सपेक्टिव आता। इफ ओनली इंटरनल स्टाफ आर प्रमोटेड इन एन आईटी कंपनी, अगर इंटरनल स्टाफ को ही प्रमोट किया जा रहा है आईटी कंपनी के अंदर, नए लोगों को नहीं ला रहे हो आप, तो भैया अगर नए लोगों को लाते, न्यू और बेटर कोडिंग मेथड सीखता, कोडिंग होती है ना आईटी के अंदर, तो अब उस चीज को ऑर्गेनाइजेशन कभी भी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि जो पुराना बंदा भैया इस चीज को कभी सीख नहीं पाएगा, ना सीखना चाहता वो। तो आप नए टेक्नोलॉजी से अनअवेयर रह पा रहे हो, ये नुकसान है। नया आइडियाज, नई क्रिएटिविटी, नया टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ रहा है। लेजीनेस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, भैया अब एम्प्लॉयज को ये पता है कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम इतने सालों से हैं, हमें पक्का प्रमोशन मिलना ही मिलना है, हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाले चाहे नहीं डाले अपन को मिलेगा। तो ये लेजीनेस, वो लेजी हो जाते हैं यार, मेहनत करने को तैयार ही नहीं होते, कंपटीशन देने को तैयार ही नहीं होते, कुछ एक्स्ट्रा करने को तैयार ही नहीं होते, है कि नहीं? तो इसलिए ये भी नुकसान है। अगर आप बाहर से लेके आते, वो कंपटीशन दिखाता, वो मेहनत करता, पुराना वाला एम्प्लॉय फेल हो जाता, देख नया लड़का कितना जबरदस्त काम कर रहा है, पुराने वाले की इज्जत खराब हो जाती है ना? वो लेजीनेस खत्म करता उस टाइम, उसको कंपटीशन देने के लिए, भैया नया लड़का आ गया, मेरे जॉब खतरे में आ रहा है, लेके आओ ना नए लड़के को। इस तरह का फायदा होता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, लेजीनेस आ रहा है और ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भैया अपने को तो प्रमोशन मिलना है मिलना है, काम करे चाहे नहीं करे, एक्स्ट्रा एफर्ट वो डालता ही नहीं। न्यू कंपनी कांट यूज इट, एक लिमिटेशन ये भी है भैया इंटरनल सोर्सेज का। भैया मेरी तो कंपनी नहीं है, पुराने बंदे है ही नहीं, कहां से ट्रांसफर करूं, कहां से उनको प्रमोशन दूं? नई कंपनी है मेरी, तो मुझे एक्सटर्नल ही सोर्सेज पे ही जाना पड़ेगा, इंटरनल सोर्सेज मेरे लिए फेल है। ठीक है जी। लेस कंपटीशन, अभी बताया तो बेटा, अभी जब पुराने लोग हैं आपस में, तो ये आपस में कंपटीशन है ही नहीं, सब सब लेजी हैं। नया लड़का जब कोई आता, जब ये जबरदस्त काम करता, ऐसे करके दिखाया, ऐसे करके, मालिक भी सोचता अरे तुम लोग नालायको अब तक क्या कर रहे थे, ये देख नया लड़का आया कैसे काम कर रहा है। तो भैया इनको भी काम करना पड़ता, इनको भी मेहनत करना पड़ता, है ना? तो इसलिए कंपटीशन नहीं हो पा रहा। एवरीवन मे एक्सपेक्ट प्रमोशन नॉट बेस्ड ऑन मेरिट बट ऑन सीनियोरिटी, लीडिंग टू अनहेल्दी एटीट्यूड। सब सोचते हैं कि भैया काम के वजह से नहीं मिलेगा, जितने लंबे टाइम तक है, जितने सीनियर है उतने हिसाब से हमें प्रमोशन मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयज इससे क्या हो जाते हैं, कंपिटिटिव नहीं होते, नया क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे और बेटर कर सकते हैं काम को, वो चीजें नहीं सीखते, है ना? तो ये दिक्कत आ जाती है। टू मैनी ट्रांसफर कैन हर्ट प्रोडक्टिविटी, भाई साहब ये बात बिल्कुल जायज है। जैसे मैं अभी प्रोडक्शन मैनेजर को परचेज मैनेजर बना रहा, फिर मार्केटिंग मैनेजर बना रहा, फिर सेल्स मैनेजर बना रहा, यार ये लड़का है, ये क्या सब में ही एक्सपर्ट बन जाएगा क्या? हो सकता है ये जितना प्रोडक्शन यहाँ दे रहा था, जितना अच्छा काम यहाँ कर रहा था, उतना यहाँ नहीं कर पाए, इतना अच्छा यहाँ कर पा रहा है उतना अच्छा यहाँ नहीं कर पाए, है ना? तो इससे भैया प्रोडक्शन पे तुम्हारा फर्क आएगा, प्रोडक्टिविटी पे फर्क आएगा। ठीक है, जो आउटपुट आने हैं वो आउटपुट कम आएंगे।
तो ये बात यहाँ पर कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया तुमको कि इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं।